हम लोग बात करने वाले थे 22(4) पे, और 22(4) जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला शब्द आता है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि। आगे हम बढ़े ही ना तो सबसे पहले कह देता निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि। इसका मतलब सबसे पहली जरूरत तो यह है कि निवारक निरोध समझ में है। अगर आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको समझा ही नहीं तो फिर वो क्या कहना चाहता है यहां, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। उसका निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि। दूसरी बात, इसका मतलब यह भी निकल आया कि निवारक निरोध इसका उपबंध विधि ही कर सकती है, विधि के अतिरिक्त कार्यपालिकी आदेशों के माध्यम से निवारक निरोध का उपबंध किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, जब हम लोगों ने पीछे कार्यपालिकी शक्तियों के बारे में पढ़ा था, 255, 256, 257, 258, वहां जब हम लोग थे तो हम लोगों ने देखा था कि एग्जीक्यूटिव अपनी कार्यपालिकी शक्ति में लोगों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कृत्यों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के काम कर सकती है। बस वो जो नहीं कर सकती वो केवल इतना कि कोई ऐसा काम वो अपनी कार्यपालिकी शक्ति में नहीं कर सकती जिसका प्रतिकूल प्रभाव, जिसका एडवर्स इफेक्ट इन नागरिकों के अधिकारों पर, चाहे वे मूल अधिकार हो, चाहे वे उनके वैयक्तिक अधिकार हो, कैसे भी अधिकार हो, लोगों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के अलावा कार्यपालिका अपनी कार्यपालिकी शक्ति में अन्य सभी प्रकार के काम कर सकती थी। ये हम लोगों ने वहां देखा था। तो हम लोगों ने वहां देखा था कि कार्यपालिकी शक्ति में वे विभिन्न प्रकार के आयोग गठित कर देते हैं, विभिन्न प्रकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जन्म देते हैं। बहुत सारे काम वो कार्यपालिकी शक्ति में करते रहते हैं, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जिससे लोगों के जो अधिकार हैं उन पर कोई एडवर्स इफेक्ट आए। उन पर एडवर्स इफेक्ट अगर डालना है तो कानून और उसकी प्रक्रिया इसी के मुताबिक लोगों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जा सकता है। और कानून और उसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? अनुच्छेद 21, 14, ये जो भी रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो उनके अकॉर्डिंगली जस्टिफाइड और ठीक होनी चाहिए। अदरवाइज लोगों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता। ये हम लोगों ने पढ़ा था उसमें। और यहां आप डिटेंशन में भेज रहे हो, भले ही वो प्रिवेंटिव है या प्यूनिटिव है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, आप कहां भेज रहे हो व्यक्ति को? डिटेंशन में। उसकी स्वतंत्रता, उसी को निरुद्ध कर रहे हो, उसी में अवरोध ये पैदा कर। तो अगर यहां ये न भी लिखा हो तो भी पीछे से बात यही आएगी कि निवारक निरोध का उपबंध अगर विधि नहीं कर रही है, अगर कानून निवारक निरोध का उपबंध नहीं कर रहा, तो आप किसी को भी निरोध, चाहे वो दंडिक हो और चाहे वो ठीक है प्रिवेंटिव हो, निवारक हो, उसमें भेज ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी कानून को चूंकि सुस्पष्ट, कानून सुस्पष्ट होता है, इसका अनुभव करने के लिए भी कानून की ठीक जानकारी चाहिए। जब कानून की ठीक जानकारी होती है तब आपको दिखाई देता है
कि कानून को कितनी स्पष्टता के साथ अधिनियमित किया जाता है। यहां अगर न भी लिखे तो भी बात वही आएगी कि निरोध चाहे निवारक है चाहे दंडिक है, उसे करने के लिए कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका ही सारे काम करेगी, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव एक्ट को छोड़कर सारे काम कार्यपालिका ही करेगी। तो अगर किसी को निरोध में भेजना है तो कार्यपालिका ही भेजेगी। तो अगर यहां यह न लिखा हो कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि, तो भी इसे पढ़ा ऐसे ही जाएगा कि कार्यपालिका अपनी कार्यपालिकी शक्ति में क्योंकि किसी को निरोध में भेज ही नहीं सकती, इसलिए कार्यपालिका ऐसी विधि जो निवारक निरोध का उपबंध करती हो उसके मुताबिक ही किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में भेज सकती है। ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और क्योंकि इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जो 22(4) है और 22(4) से लेकर 22(7) तक निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में ही चर्चा होगी। ठीक है, 22(1) और 22(2) जो गिरफ्तार और निरुद्ध है उसके अधिकारों की चर्चा होगी। अब स्पेसिफाई होने लगा है क्योंकि गिरफ्तार दंडिक अपराध के आरोप पर आपको किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो दंडिक अपराध के आरोप से अन्यथा भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो चाहे दंडिक अपराध के आरोप पर और चाहे दंडिक अपराध के आरोप के बिना गिरफ्तार किया गया है, बस बात खत्म हो गई। तो 22(1) और 22(2) ये आपके अधिकारों का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि आप गिरफ्तार हैं, क्यों गिरफ्तार हैं, किसने गिरफ्तार किया, इससे मतलब ही नहीं। आपके अधिकार कहां है, 22(1) 22(2), और आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा प्री में कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार कहां है। ठीक है, और इसका एक्सेप्शन कहां है, तो एक्सेप्शन 22(3) कि गिरफ्तार होगा व्यक्ति लेकिन वो अन्य देशी शत्रु है, इसलिए हम उसे गिरफ्तार व्यक्ति के वे अधिकार जो 22(1) 22(2) में हैं नहीं देंगे। और 22(3) खंडखा ये कहेगा कि वो व्यक्ति जो निवारक निरोध के अंतर्गत रखा गया है उसे, या जिसे सिर्फ निरुद्ध किया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसे सिर्फ निरुद्ध किया गया है। ठीक है, कल हमने कहा था कि निरुद्ध बात अलग है, गिरफ्तार बात अलग है। निरुद्ध आप हमने उदाहरण दिए थे, जिसे आप राजस्व की वसूली इसके लिए निरुद्ध कर दिए गए। ठीक है, जैसे आप सिविल न्यायालय की डिग्री के निष्पादन में निरुद्ध कर दिए गए। ठीक है, किए जा सकते हैं, आदेश किस है वहां आप निरुद्ध किए जा सकते हैं। आप निर्णय पूर्व गिरफ्तार करके निरुद्ध कर दिए गए सिविल कोर्ट के द्वारा आदेश 38 के प्रावधानों के मुताबिक, तो आप निरुद्ध तो हैं किंतु गिरफ्तार नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को भी 22(1) 22(2) उपलब्ध नहीं होगा। तो निरुद्ध और अन्य देशी शत्रु इनकी बात तो खत्म हो गई, लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है उसमें 22(1) 22(2) भले ही ना मिले लेकिन 22(4) से लेकर 22(7) तक मिलेगा। ठीक है, उसके अधिकारों का वर्णन 22(4) से लेकर 22(7) तक हुआ है। और यही आपसे पूछा जाएगा कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार कहां, अपवाद कहां, किसको नहीं मिलेगा, और जो निवारक निरोध में रख दिया गया उसके अधिकार कहां। और इस ढंग से अगर पूछ दिया गया और आपने सिर्फ याद कर रखा है
कि अनुच्छेद 22 में ये है तो कुछ नहीं होगा। हमने आपसे कहा ना कि कंपटीशन आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं आयोजित हो रहा है। कंपटीशन इसलिए आयोजित हो रहा है कि आपको कैसे हम निकाल दें, तो हम वो पूछेंगे प्रयास पूर्वक जो आपको कतई ना आए और सिलेबस से बाहर भी ना हो। दोनों बातों का ध्यान, कि वो सिलेबस से बाहर भी ना जाए और आप कतई ना उसका उत्तर दे पाओ, बिल्कुल ना दे पाओ। तो निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि, इसका मतलब निरोध कई प्रकार का है। ठीक है, सिर्फ निरोध है। ठीक है, देखा ना हम लोगों ने 22(3) खंड खा, सिर्फ निरोध। तो सिविल डिग्री, सिविल न्यायालय की डिग्री, उसके एग्जीक्यूशन में आप निरुद्ध हैं, तो सिर्फ निरोध में। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, न निवारक है वो निरोध, न दांडिक है। आप गिरफ्तार हो गए, फिर भी आप निरोध में। ठीक है, लेकिन वो निरोध अलग प्रकार का है, वो गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप है, और गिरफ्तारी विधि अधिकृत कर रही है। ठीक है, वो निरोध अलग है। और दांडिक निरोध फिर दो प्रकार का है, एक विचाराधीन बंदी के रूप में। ठीक है, क्योंकि आपने संज्ञेय और अजमानती अपराध किया है ऐसा आरोप है आप पर, तो आप विचाराधीन बंदी के रूप में अभी दोष सिद्ध नहीं है। लेकिन इसके बाद जब दोष सिद्ध हो जाएगा तब आप दोष सिद्ध बंदी के रूप में निरुद्ध रहेंगे। निरुद्ध तो आप हर दशा में हैं, लेकिन फिर अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि निरोध की स्थितियां ये अलग अलग है। इसका मतलब निरोध कई प्रकार का है, लेकिन मोटे तौर पर है तो कई प्रकार का। हमने उदाहरण दिए, लेकिन मोटे तौर पर निरोध को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, दांडिक और निवारक। हमारे हिसाब से 3 में विभाजित करना चाहिए, सिर्फ निरोध, दांडिक निरोध और निवारक निरोध। हमारे हिसाब से ऐसा करना चाहिए, और 4 स्थितियों में करें तो और अच्छा होगा, सिर्फ निरोध, निवारक निरोध, दांडिक निरोध और गिरफ्तारी के कारण निरोध। ठीक है, जैसे आपने हाउस के विशेषाधिकारों का हनन कर दिया तो भी आप हाउस द्वारा जारी वारंट के अधीन गिरफ्तार हो जाएंगे। वो निरोध न तो सिर्फ निरोध है, न दांडिक निरोध है, न निवारक निरोध है, लेकिन गिरफ्तारी के कारण निरोध है। तो अगर आप 4 भागों में विभाजित करें तो ज्यादा बेहतर स्थिति निकल कर आएगी। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर तो 2 माने ही जाते हैं, निवारक और दांडिक। इनके बीच अंतर करें तो जो मूलभूत अंतर हमें दिखाई देता है, वो मूलभूत अंतर यह है कि दांडिक निरोध इसलिए है कि आपने भूतकाल में कुछ किया है जो विधि विरुद्ध साबित हुआ है, या आप पर भूतकाल में कुछ करने का आरोप है। आपने कल किसी की हत्या की थी, इसलिए आज आप गिरफ्तार होकर जेल गए। ठीक है, आप पर आरोप है कि भूतकाल में आपने कुछ किया है। जब आप दोषित हो जाएंगे तो भी भूतकाल में किया गया कृत्य आपके विरुद्ध सिद्ध होगा, तब आप दांडिक निरोध में जाएंगे। लेकिन जहां तक निवारक निरोध का सवाल है, जहां तक प्रिवेंटिव डिटेंशन का सवाल है, तो आप निरोध में इसलिए भेजे जाते हैं कि आप भविष्य में कुछ करेंगे ऐसी आशंका पैदा हो रही है। ठीक है, आपका जो कृत्य है, आपका जो भूतकाल का इतिहास है,
वो इस बात की संभावना पैदा कर रहा है कि आप भविष्य में कुछ ऐसा करेंगे जो समाज के, राज्य के विरुद्ध होगा। यहां आशंका के आधार पर निरोध है और वहां युक्त संदेहों के परे साबित होने पर निरोध है। यह भी एक बेसिक फर्क है। ठीक है, एक फर्क ये तो है ही है कि वहां भूतकाल में किए गए कृत्य के कारण आप निरोध में, और यहां भविष्य में कोई गड़बड़ कर देने की आशंका के कारण आप निरोध में। वो काम हुआ भी नहीं है अभी, जो भविष्य में हो सकता है, हुआ नहीं है, उसके होने की संभावना मात्र है, और इसलिए आप निरोध में। और दंडिक निरोध की दशा में दूसरा अंतर यह हो जाता है कि भूतकाल में आप ही ने कृत्य किया है, यह बात जब युक्त संदेहों के परे साबित होगी, और वो भी उस प्रक्रिया से जो प्रक्रिया दांडिक विचारण को चलाने के लिए बनाई गई है, बीएनएसएस, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट के रूप में, उसके प्रावधानों के मुताबिक जब आपका दोष युक्त संदेहों के परे साबित हो जाएगा, तब जाकर के आप निरोध में जाएंगे। और जहां तक प्रिवेंटिव डिटेंशन का सवाल है, यहां सिर्फ आशंका है, यहां सिर्फ आशंका है। अभी तो काम हुआ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको आशंका हो रही है, आपको मीनिंग दे भाई कार्यपालिका को, क्योंकि अन्य कोई, ठीक है, ये काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि न्यायपालिका सिर्फ न्याय निर्णय करेगी, विधायिका सिर्फ विधायन करेगी, बाकी सारे के सारे काम कार्यपालिका को करने हैं। तो कार्यपालिका ही आपको निवारक निरोध में भेजेगी। किस आधार पर? कि आपके कार्यों से आशंका होती है कि आप कुछ गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि व्यक्ति को काम होने से पहले सिर्फ आशंका के आधार पर अपनी रक्षा करने का हक है, तो यह हक राज्य को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको कब मिल जाता है? जबकि यह आशंका है। जब आशंका कैसे? युक्त, ठीक है, जबकि यह युक्त आशंका पैदा हो रही है कि कोई है जो आप पर इस आशय से हमला करेगा कि आपकी मृत्यु हो जाए या किसी अन्य की मृत्यु हो जाए। आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस तत्काल मिल गया, और हमला कल हम लोग पढ़ चुके। मात्र ऐसा अंग विक्षेप या तैयारी है जिससे उपस्थित व्यक्ति में यह आशंका पैदा होती है कि आप उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले हैं। आशंका पैदा होती है, एक्चुअल संस्पर्श, ठीक है, वास्तविक कनेक्शन, रियल कनेक्शन जरूरी नहीं है। तो अगर यह हक आपको है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के रूप में, अपनी संपत्ति और अपने व्यक्तित्व दोनों की सुरक्षा है, तो यह हक राज्य को भी होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आपके कामों से राज्य के हित को नुकसान पहुंचने की आशंका है, तो सिर्फ आशंका के आधार पर, यद्यपि आपने कोई काम नहीं किया है अब तक, आपको निरुद्ध कर देने की जो बात है, निरुद्ध कर देने की जो शक्ति है, यह राज्य को मिल जानी चाहिए। और यही वो जस्टिफाइड रीजन है, यही वो तर्क है जिसके आधार पर निवारक निरोध संबंधी विधियां राज्य पारित करता है। अदरवाइज सिर्फ आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को
निरोध में भेज देना, ये तो किसी भी ढंग से ठीक बात नहीं है, क्योंकि आशंका आपको हो रही है, आपको यानी कार्यपालिकीय प्राधिकारियों को हो रही है, और ये कार्यपालिकीय प्राधिकारियों की आशंका ठीक ही होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आशंका ठीक भी हो सकती है और आशंका ठीक नहीं भी हो सकती है, और सिर्फ आशंकाओं के आधार पर किसी व्यक्ति के स्वातंत्र को बाधित कर देना ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि प्राइवेट डिफेंस इसी तर्क पर मिलता है, तो अगर उसी तर्क को आगे बढ़ाएं तो राज्य को भी इस प्रकार का हक मिलना ही चाहिए। लेकिन प्राइवेट डिफेंस के तर्क को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो प्राइवेट डिफेंस के तर्क को पूरी तरह आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट डिफेंस का वो तर्क जो आपके पक्ष में है उसे तो आगे आप बढ़ा दें, और जो आपके विरोध में है उसे आप आगे ना बढ़ाएं, ये ठीक नहीं है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में क्या कहता है, जब युक्ति युक्त आशंका पैदा हुई है, ठीक है, तो युक्ति युक्त होनी चाहिए आशंका। इसका मतलब निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि को भी कैसा होना चाहिए, युक्ति युक्त। और जो आपकी आशंका है यह भी युक्ति युक्त होना चाहिए, और आपकी आशंका युक्ति युक्त है या नहीं है इसके परीक्षण का हक आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ही अपने कार्यों का मूल्यांकन करेंगे तो अपनी गलती तो किसी को आप तक दिखी नहीं। इसलिए आपकी आशंका युक्ति युक्त थी या नहीं थी इसका निर्णय करने का हक आपके पास नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपकी आशंका युक्ति युक्त नहीं है ये कहने का हक उसे मिलना चाहिए जिसकी स्वतंत्रता को आप बाधित कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप बोनाफाइडली सद्भावपूर्वक, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमेशा दुर्भावपूर्वक काम करोगे, आप सद्भावपूर्वक काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इसके कार्यों से लोक शांति भंग हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति अपने कार्यों का ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप मान रहे हो, तो एज ए स्टेट वो भी तो आपका नागरिक है, तो उसकी बात आप क्यों नहीं सुनेंगे। तो इसका अर्थ ये निकला कि व्यक्ति को हक होना चाहिए कि आपकी बात गलत है ये वो कह सके, और साथ ही साथ आपकी बात ठीक है या उसकी बात ठीक है इसके निर्णय का हक किसी अन्य प्राधिकारी को होना चाहिए जो आपके अधीन न हो, ठीक है। इस आधार पर या इस तरह प्राइवेट डिटेंशन में रखने वाली विधि अगर उपबंध कर रही है तो उस विधि को युक्ति संगत विधि कहा जा सकता है, ठीक है, और उसी के मुताबिक किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में भेजा जाना चाहिए। और यह बात तो इसी बात से निकल आती है कि चूंकि आप निवारक निरोध इस तर्क पर दे रहे हैं कि हमें आशंका है कि इनके कार्यों से समाज के अस्तित्व को खतरा पैदा होगा और समाज के अस्तित्व की रक्षा के लिए हम बैठे हैं, अर्थात कार्यपालिका है, सरकार है, राज्य है, और निवारक निरोध में भेजने का जो हक है मेरा वो उसी हक के समान है जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में इन्हें प्राप्त है। तो ये तर्क कि चूंकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस व्यक्ति को युक्ति युक्त आशंका पैदा होने पर ही होता है, इसलिए आपकी आशंका भी युक्ति युक्त होना चाहिए। तो युक्ति संगतता संबंधी जो आवश्यकता है आशंका के साथ, उससे ये तर्क पैदा होते हैं कि आप एक ऐसे प्राधिकारी की व्यवस्था करें जो आशंका की युक्ति संगतता की स्वतंत्रता पूर्वक
जांच कर पाए। ठीक है, ये तर्क तो यहां से निकल रहा है। आप उस व्यक्ति को जिसे आप निवारक निरोध में रख रहे हैं उसे यह हक दीजिए कि वो आपके द्वारा किए गए कृत्य की वैधानिकता और औचित्य पर सवाल उठा सके। यह हक तो यहीं से मिल रहा है। इसके साथ ही साथ चूंकि मेनका गांधी में कह दिया कि देयर इज इंटर रिलेशन बिटवीन 14, 19 एंड 21, ठीक है, और सारे फंडामेंटल राइट मिलकर एक है, वे अलग अलग नहीं। इसलिए आपके एक कृत्य से अगर एक से अधिक फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकते हैं तो हर फंडामेंटल राइट को वायलेट करने के लिए, या हर फंडामेंटल राइट को वायलेट तो न कहें, हर फंडामेंटल राइट को सीमित आपके संबंध में करने के लिए जो औचित्य के बिंदु या जो औचित्य बताए गए हैं, जो जस्टिफिकेशन बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उनके मुताबिक भी वो विधि जस्टिफाइड होनी चाहिए। तो चूंकि जब आप वो सारे तर्क तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस वाले तर्क से निकल आए, लेकिन यही तर्क यहां से भी निकलेंगे, क्योंकि आप अगर किसी को निवारक निरोध में रखोगे तो उसकी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार वाणिज्य या अपनाने की स्वतंत्रता, क्योंकि जेल में वो व्यापार वाणिज्य तो नहीं अपना सकता। ठीक है, ये सारी स्वतंत्रताएं प्रभावित हो जाएंगी। इसलिए इस विधि को अनुच्छेद 19 की आवश्यकताओं के मुताबिक भी, ठीक है, संविधान सम्मत होना होगा। और वहां क्या कहता है? वहां कहता है विधि बनाकर युक्ति संगत निर्बंधन अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं पर आप अधिरोपित कर सकते हैं, यानी विधि की आवश्यकता। निवारक निरोध में किसी को भेजने के लिए कानून की जरूरत, यह अनुच्छेद 19 इसके कारण भी उत्पन्न हो गई। साथ ही विधि ये शब्द ऐतिहासिक तौर पर और दार्शनिक तौर पर निरंकुशता मुक्त, मनमानेपन से मुक्त, ठीक है, निर्देश के रूप में पहचाना गया है। क्या कहा गया? कानून कभी मनमाना नहीं हो सकता। ऐतिहासिक और दार्शनिक तौर पर कानून को कैसा माना? युक्ति संगत। तो इस विधि को अनुच्छेद 14 इसके मुताबिक भी संविधान सम्मत होना होगा, अर्थात इसमें मनमानेपन का अभाव यह भी होना चाहिए। और चूंकि ये अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं का हनन करेगी और अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं के सहित सारी स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 21 में प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता शब्द में शामिल है, इसलिए इसे अनुच्छेद 21 की जो आवश्यकताएं हैं कि आप किसी व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं, किंतु विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। और विधि की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 21 में बताई गई है, उसकी जो व्याख्या मेनका गांधी में आई, उसी के मुताबिक आप निवारक निरोध संबंधी विधि के माध्यम से किसी की स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं, अर्थात उसे निवारक निरोध में रख सकते हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि कानून होना चाहिए, और दूसरी बात यह तय हो गई कि वो कानून युक्ति संगत अपने में होना चाहिए और युक्ति संगत प्रक्रिया इसका विनियमन करे, यह भी आ गया। और युक्ति संगत प्रक्रिया और युक्ति संगत कानून ये तभी कहा जाएगा जब दूसरे को अपनी सफाई पेश करने का मौका वो कानून देता हो, ठीक है, और व्यक्ति को स्वयं के कार्यों का मूल्यांकन स्वयं करने से रोकता हो, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं कहा जा सकता कि विधि युक्ति संगत है। तो अगर
अनुच्छेद 22 में जो अधिकार लिखे हैं निवारक निरोध में रखे जाने वाले व्यक्ति के, वे न भी हो तो भी इस व्याख्या से वे अधिकार पैदा हो जाएंगे। अर्थात अनुच्छेद 22(4) से लेकर 22(7) तक हम लोग देखेंगे कि जो व्यक्ति निवारक निरोध में रखा जाएगा उसके लिए, ठीक है, यह अधिकार सुरक्षित किया गया है कि राज्य उसे जल्द से जल्द उसे निवारक निरोध में किन आधारों पर रखा गया है उन आधारों को देगा। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन विल बी सप्लाइड टू द डिटेन्यू, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। और किस लिए? इसलिए कि वो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन उन प्राधिकारियों के समक्ष कर सके जिन प्राधिकारियों को निवारक निरोध को समाप्त करने का हक है। ठीक है, उन प्राधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी, कितने समय में रिप्रेजेंटेशन पेश करने का हक उसे होगा, कितने समय में उन्हें कंसीडर करना, ये सारी बातें 22(4) से 22(7) तक दी गई हैं और यही दी गई। ठीक है, अब चूंकि 22(4) से 22(7) तक जो हक दिए गए वो कौन से, कि उसे रिप्रेजेंटेशन पेश करने का हक होगा। आप रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करेंगे, एक स्वतंत्र अथॉरिटी रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करेगी और ये सब किसके, नेचुरल जस्टिस के नियमों के मुताबिक है। क्योंकि नेचुरल जस्टिस के नियम कहते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड ये देंगे, तो यहां दी जा रही है कि उसे रिप्रेजेंटेशन देने का हक होगा। और स्वयं कोई भी अपने ही मामले में निर्णायक नहीं होगा, ये भी नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, वो भी यहां दिखाई देता है। इसलिए 22(4) से लेकर 22(7) तक जो अधिकार दिए गए हैं वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो मूल बात यह थी कि निवारक निरोध और दंडिक निरोध के बीच भेद क्या है। निवारक निरोध आशंका पर है। ठीक है, तो यह आशंका होनी चाहिए ना। दो बातें हैं, आपके सिर में दर्द हो रहा है और आप सिर दर्द का बहाना कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर दर्द का बहाना अगर आप कर रहे हैं तो सिर दर्द होने पर जो लक्षण आप में दिखेंगे वो सारे लक्षण तो दिख ही रहे होंगे, तभी तो बहाना कर रहे हैं। अरे भाई, जब बहाना आप करते हैं सिर दर्द का तो वे लक्षण आप प्रदर्शित करते हैं, यद्यपि वे लक्षण होते नहीं। और सिर दर्द जब वाकई होता है तो लक्षण के प्रदर्शन की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तब आप लक्षण प्रदर्शित करते नहीं है, लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तब लक्षणों का प्रदर्शन घटना है। और जब आप सिर दर्द का नाटक कर रहे हैं तब लक्षणों का प्रदर्शन कृत्य है, एक्ट है। ठीक है ना, ये फर्क है। परिणाम दोनों में लक्षणों का प्रदर्शन ही है। फिर भी एनालिसिस आप करेंगे तो दोनों बातें अलग हो जाती हैं। विश्लेषण जैसे ही आएगा वैसे दोनों बातें अलग हैं। तो ठीक ऐसे ही है, आपको ये आशंका है कि कोई भविष्य में सामाजिक शांति को भंग करेगा, इसलिए आप उसे निवारक निरोध में भेज रहे हैं, तो आशंका होनी चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमें आशंका है। अब आपको आशंका है, ये आप कह रहे हो या वाकई आपको आशंका है, इसे जानना भगवान जी के बस की बात है, बाकी तो कोई जान नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके मन में क्या है ये कैसे जाने, लेकिन इसका एक तरीका है जो मानव बुद्धि और अनुभव ने विकसित किया है कि संबंधित व्यक्ति के जो कृत्य हैं इनको एक निष्पक्ष व्यक्ति के समक्ष रखो कि ये साहब ये करते रहे हैं भूतकाल में, तो वो निष्पक्ष व्यक्ति जो सामान्य बुद्धि का है
वो क्या निष्कर्ष निकालेगा। अगर उसका निष्कर्ष वही होगा जो डिटेनिंग अथॉरिटी का है, तब फिर आशंका ठीक है यही कहा जाएगा, या आशंका युक्ति संगत है यही कहा जाएगा। यद्यपि यह हो सकता है कि उन सारे कामों को करने के बाद ही इस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया और अब ये कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता, यह भी संभव है। लेकिन फिर मानव निर्मित न्याय व्यवस्था और ईश्वर निर्मित न्याय व्यवस्था में यही अंतर आता है। इसीलिए वो न्याय व्यवस्था सर्वोच्च है, यह न्याय व्यवस्था सर्वोच्च हो ही नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर आपके मन के भाव जान सकता है कि आपने अब गुनाहों से तौबा कर ली है, हम नहीं जान सकते। लेकिन फिर भी अगर हम आपको आपके पुराने गुनाहों के आधार पर निवारक निरोध में भेजना है तो हमें दोषी भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपके गुनाह इस लायक नहीं, या जिन्हें हम गुनाह समझ रहे हैं वे गुनाह नहीं है, या हम द्वेष पूर्वक आपके ठीक कामों को गुनाह बता रहे हैं, तो इन तीनों ही दशाओं में मेरे द्वारा किया गया निवारक निरोध गलत है। ठीक है ना। तो चूंकि यह आशंका पर आधारित है, इसलिए पूर्व के जो आपके आपराधिक काम हैं, जिनकी वजह से आप दांडिक निरोध में गए थे, ठीक है ना, वे पूर्व के कृत्य सजा भुगत लेने के बाद भी आपको निवारक निरोध में रखने का आधार बन सकते हैं। ठीक है ना। दांडिक निरोध पूर्व के कार्य के कारण है, ठीक है ना, और निवारक निरोध के लिए पूर्व के कारण, पूर्व के अपराध या पूर्व के कार्य, ये सिर्फ एक आधार दे रहे हैं। ठीक है ना। ये आधार के तौर पर काम करना है और उनके कारण आशंका पैदा हो रही है, उस आशंका की वजह से आप निवारक निरोध में रखे जाते हैं। ठीक है। अब कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि, यह कहता है इसके मुताबिक निवारक निरोध में रखा जाएगा। तो अगर विधायी शक्ति है ऐसी विधि बनाने के संबंध में विधायिका को प्राप्त ही नहीं है, तो विधायिका विधि कैसे बनाएगी? और जो विधि बनाएगी ही नहीं है, और आर्टिकल कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि, इसी के उपबंधों के अनुसार आप किसी को निवारक निरोध में रखेंगे, तो विधि का बनना जरूरी है ना। अगर वो बनेगी ही नहीं तो आप निवारक निरोध में किसी को कैसे रखेंगे? क्योंकि विधि तो होगी नहीं, और जब विधि होगी नहीं तो ना तो 22 के मुताबिक और ना ही 19 या 21 के मुताबिक, ना ही 14 के मुताबिक, और ना ही शक्तियों के पृथक्करण में कार्यपालिका की शक्तियां हैं उन ठीक है, उन सिद्धांतों के मुताबिक आप किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में भेज ही नहीं पाएंगे। उसके लिए कानून तो होना ही चाहिए, और कानून के बिना यह हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कार्यपालिका शक्तियों के आधार पर कार्यपालिका सब कुछ कर सकती है, लेकिन नागरिकों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। उसके लिए कानून चाहिए, और जो कानून चाहिए उसे 14, 19, 21 इनमें वर्णित सीमाओं का आदर करना ही होगा। 22 निर्देश दे रहा है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि ये होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधियों को अधिनियमित करने की ताकत संबंधित विधायिकाओं को निश्चित होगी। ठीक है। अदरवाइज ये हो नहीं सकता कि यहां यह लिखा गया कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के मुताबिक ही किसी को निवारक निरोध में भेजा जाएगा। तो खोज इस बात की करनी पड़ेगी कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधियों को अधिनियमित करने के संबंध में विधायी शक्ति ये कहां है।
ठीक है, और ये भी खूब पूछा जाता है सुप्रीम में। और प्रमुख विधियां जो निवारक निरोध का उपबंध करने वाली हैं, जैसे रासुका, फेरा, कोफेपोसा, ठीक है, या अब वो यूपी एपी क्या वो, ठीक है, वहां जम्मू कश्मीर में लगाया है, बनाया है, ठीक है। ये जो प्रमुख निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधियां हैं, ये आप गूगल पर डालकर देख जरूर लें, ठीक है, एग्जामों में जाने से पहले, कि ये किस सूची में दी गई ताकत के आधार पर संबंधित विधायिकाओं ने बनाई है, ठीक है ना। आप देखेंगे, एक सीधी सी बात है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली जो विधियां हैं, इन्हीं के मुताबिक आप निवारक निरोध कर सकते हैं। तो उस विधि को बनाने की ताकत निश्चित रूप से विधायिकाओं को कहीं ना कहीं दी गई होगी। और आप ये जानते हैं कि विधायिकाओं को जो विधायी शक्ति प्रदान की गई है, वो 245 से लेकर 250 तक के उपबंध वो तो नहीं है। ये मोटे तौर पर जो 245, 246, 245 क्षेत्रीय अधिकारिता और 246, ठीक है, आपका विधायी शक्ति ये देती है। तो जब आप 246 1, 2, 3 इनका अध्ययन करते हैं, तो आप पाते हैं कि केंद्रीय विधायिका संघ सूची पर और राज्य की विधायिका राज्य सूची पर, और संघ और राज्य दोनों समवर्ती सूची पर विधायन कर सकते हैं। और इसके बाद अनुच्छेद 248 आता है, जो कहता है कि जो विषय तीनों सूचियों में नहीं है, वे अवशिष्ट विषय समझे जाएंगे और उनके संबंध में विधायी शक्ति केंद्र को पहुंच जाएगी। उसके बाद आता है कि आपातकाल में, ठीक है, विधियों के विधायन की शक्ति ये केंद्र को रहेगी। अंतरराष्ट्रीय संधियां, उनके संबंध में विधायन की शक्ति केंद्र को रहेगी। वो सारी चीजें पढ़ाई है, बताई है आपको, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट खूब बताया गया है, विस्तार से बात हुई है। तो वहां आपको देखना पड़ेगा कि निवारक निरोध संबंधी विधियां पारित करने की ताकत संबंधित विधायिकाओं को कहां मिली है। तो हम लोग देखते हैं कि जो सूची 1 है, यानी राज्य सूची, वो सॉरी संघ सूची, उसकी प्रविष्टि संख्या 9, ठीक है, उसकी प्रविष्टि संख्या 9 केंद्रीय विधायिका को ही शक्ति देती है कि वो भारत की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध, ठीक है, और शायद प्रतिरक्षा, डिफेंस ऑफ द स्टेट, ये 3 हेड शायद वहां दिया। इन 3 हेडों में केंद्रीय विधायिका निवारक निरोध संबंधी विधियां बना सकती है। ये ताकत उन्हें संवर्धित कहां मिली है? राज्य सूची में, और सॉरी संघ सूची में। राज्य सूची मुंह से निकल गया, ये ताकत उन्हें कहां मिली? संघ सूची में। और संघ सूची पर विधायन की शक्ति केंद्रीय विधायिका को होगी। कहां लिखा? 246 1 वहां लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे राज्य सूची, तो उसमें शायद कंफर्म कर लीजिएगा, प्रविष्टि संख्या 3 है, उसमें राज्य की सुरक्षा और शायद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटी, शायद ये 3 हेड हैं। आप चेक कर लेंगे, हम कोई दावा नहीं कर रहे, यही 3 है। उनमें राज्य की विधायिका को आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी विधियां बनाने की ताकत है। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने मकोका बनाई है, ठीक है, महाराष्ट्र में मकोका है। यूपी में भी अभी यूपी एपी यानी क्या कुछ बनाया था अभी, ठीक है। ये सारी राज्यों की विधायिका और केंद्रीय विधायिका
दोनों को शक्तियां। और इसके बाद संवर्ती सूची, ठीक है, उसमें भी शायद एंट्री नंबर 3 शायद संवर्ती सूची का है, देख लीजिएगा। संवर्ती सूची में भी हम आपका ध्यान सिर्फ उस ओर ले जा रहे हैं, बाकी आप चेक अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। आपका ध्यान हम सिर्फ उस ओर ले जा रहे हैं कि यहां ये ताकतें हैं। और संवर्ती सूची में भी आज शायद 3, जो एंट्री नंबर 3 हमने बताया, संवर्ती सूची के ही संबंध में है, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, हेड है उसमें, सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो बनाया, आवश्यक वस्तु अधिनियम, वो केंद्र का है, ठीक है, और राज्य भी उस पर अधिकारिता रखते हैं। इसका मतलब वो संवर्ती सूची का होना चाहिए। तो एंट्री नंबर 3 संवर्ती सूची का, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों को संवर्ती सूची पर विधायन की शक्ति है, ठीक है। तो इस तरह देखें तो केंद्र को संघ सूची में भी निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधियां बनाने की शक्ति है, और संवर्ती सूची में जो हेड्स हैं, ठीक है, उन पर भी निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधियां बनाने की शक्ति है। क्योंकि राज्य सिर्फ संवर्ती सूची, ठीक है, इसके अंतर्गत निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधियां बना सकता है। शायद राज्य सूची में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधियां बनाने की शक्ति राज्य को नहीं है, संवर्ती सूची में ही है। हाँ, ठीक है, प्रविष्टि संख्या 3 में राज्य की सुरक्षा है, तो ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय है। इसके लिए सप्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रदाय। इसके लिए तो राज्य तो संवर्ती सूची के ही विषयों पर निवारक निरोध संबंधी विधियां बना सकता है, जबकि केंद्र जो एंट्री नंबर 9 है उसमें जो विषय हैं वे, और जो संवर्ती सूची में विषय हैं वे, दोनों पर निवारक निरोध संबंधी विधियां बना सकता है। इसको तो केंद्र की शक्ति ज्यादा हो गई भाई, उसे 6 मिल गए, संवर्ती सूची का भी बनाएगा और जो केंद्रीय सूची में वहां भी बनाएगा, और राज्य को 3 ही मिले, जो संवर्ती सूची में उसी तो बनाओगे, केंद्र की सूची में थोड़े बना दोगे। और इसके अलावा केंद्र की ताकत और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां भी हैं, ठीक है। तीनों सूचियों में जो विषय नहीं है वे सारे विषय केंद्र के पास में, ऐसा माना जाएगा अनुच्छेद 248 के मुताबिक। इसका मतलब किसी भी विषय पर वो अगर निवारक निरोध संबंधी विधि बनाना चाहें, लेकिन जरूरी ये होगा कि वो विषय राज्य की सूची में न हो, क्योंकि अगर राज्य की सूची में, तब फिर केंद्र कानून नहीं बना सकता। या तो वो विषय संघ सूची में हो, या वो विषय संवर्ती सूची में हो, या इन दोनों सूचियों में न हो, और साथ ही साथ राज्य की सूची में भी न हो। लेकिन अगर राज्य की सूची में है तो फिर राज्य ही उस पर विधि बनाएगा, उस पर अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत केंद्र कानून नहीं बना सकता, क्योंकि अगर उन विषयों पर भी आप कानून बनाने की ताकत केंद्र को दे देंगे तो राज्य की विधायी शक्ति ये तो शून्य हो जाएगी। इसलिए देखना यह पड़ेगा कि अवशिष्ट विषय के रूप में केंद्रीय विधायिका सिर्फ उस विषय के संबंध में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि बना सकेगी जो विषय या तो संघ सूची में है तो उन्हें है ही है ताकत, या संवर्ती सूची में है तो भी उन्हें ताकत है, या फिर इन दोनों सूचियों में नहीं है लेकिन साथ ही साथ राज्य सूची में भी नहीं है, तब बना सकेंगे अवशिष्ट शक्तियों में। लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन ऑफ स्टेट देखेंगे तो केंद्र की जो शक्ति है निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की वो बढ़ी हुई है, ठीक है, वो ज्यादा है। और इस तरह आप देखेंगे कि केंद्र
निवारक निरोध संबंधी विधियां बनाता है और स्टेट भी बनाता है। ये तो मकोका बनाया है स्टेट में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी बनी हुई है विधियां। और जो एक्ट एक कोफे पोसा बोला जाता है वो भी केंद्र का ही है, और वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत बनाया गया निवारक निरोध संबंधी विधि। और ये खूब पूछा जाता है आपसे कि संवर्ती सूची, ठीक है, इसकी कौन कौन सी प्रविष्टियां निवारक निरोध का उपबंध करती है, संघ सूची की कौन कौन सी प्रविष्टियां निवारक निरोध का उपबंध करती है, अवशिष्ट विषयों में कौन कौन से कानून निवारक निरोध संबंधी बनाए गए, और जो प्रमुख निवारक निरोध संबंधी विधियां जैसे एनएसए यानी जिसे रासुका बोलते हैं आप, या मीसा डीआईआर, ये निवारक निरोध संबंधी विधियां थी, ये किन शक्तियों के अंतर्गत यानी अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत, संवर्ती सूची पर प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत, किस शक्तियों के अंतर्गत अधिनियमित की गई थी। और यह आपको आराम से गूगल और आजकल तो बहुत ही आसान है, एआई, बहुत सारी चीजें तो मिनटों में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और ये देख लेना चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें होंगी जहां आप बढ़त हासिल करेंगे दूसरों से। अगर ये सवाल आप सही नहीं कर पाए तो फिर बढ़त कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। यही वो कठिन सवाल है जो आप नॉर्मली छोड़ते हैं, और यहीं से बढ़त मिलना शुरू होती है। तो कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि, ठीक है, किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि। अब इस लाइन से आगे बढ़ते हैं कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि। अब हमने खूब देख लिया कि निवारक निरोध का उपबंध यह सिर्फ विधि के माध्यम से हो सकता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता, ठीक है। एग्जीक्यूटिव निर्देश, कार्यपालिकी निर्देश के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए निवारक निरोध का उपबंध नहीं किया जा सकता, यह बात एकदम स्थापित होकर आ गई है। लेकिन निवारक निरोध संबंधी विधि है भी, तो भी वो विधि किसी भी सूरत में निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को रखने के लिए जो उपबंध करेगी वो 3 मास से अधिक निवारक निरोध में रखने के लिए तब तक नहीं करेगी जब तक कि आगे लिखी आवश्यकताएं पूरी ना हो जाए। यानी ये ठीक है कि निवारक निरोध में जिसे रख दिया जाएगा वो 3 मास से ज्यादा तक निवारक निरोध में रखा जा सकता है, लेकिन यह तय है कि 3 महीने से अधिक किसी को निवारक निरोध में रखना है तो अग्रलिखित आवश्यकताएं आपको पूरी करनी होगी। इसका मतलब यह निकला कि आगे लिखी आवश्यकताएं अगर आपने पूरी नहीं की तो 3 मास बीतेंगे और निवारक निरोध खत्म ऑटोमेटिकली, क्योंकि उससे ज्यादा रख ही नहीं सकते। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि 3 महीने बीतने तक निवारक निरोध को खत्म नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं, इसका अर्थ यह कि 1 दिन बाद भी खत्म हो सकता है, लेकिन 3 मास बाद तो 100% खत्म हो जाएगा अगर आपने अग्रलिखित आवश्यकताएं पूरी नहीं की। इसका एक और मतलब निकल आता है कि अगर अग्रलिखित आवश्यकताएं पूरी हो गई तो फिर 3 मास से ज्यादा भी आप निवारक निरोध में रखे जाएंगे। और इसका एक अर्थ और निकल आता है कि चूंकि आप निवारक निरोध में हैं इसलिए आपको जमानत का कोई हक नहीं है, आपको कोई जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। आम जनता में, और जब तक आप एलएलबी करते रहते हैं, और 80% वकील, ठीक है, क्योंकि उनका भी कानून से कोई ताल्लुक नहीं होता,
मान्यता ये है कि कानून कोई पढ़ने की चीज है। नॉर्मली तो हमने ये देखा कचहरियों में कि वकील का अर्थ ऐसे दिखाई पड़ता है कि मानो वकील होने के, ठीक है, आधार पर सिर्फ वकीलों जैसे कपड़े पहन लेना पर्याप्त है। खाली वह वकीलों जैसे कपड़े पहन लेंगे और वकील जो उन्हें सीट पर बता रहा है वही जाके जज साहब को बता देंगे, ठीक है। और जज साहब जो कहेंगे कि बेल खारिज या बेल हो गई, वो आके मुवक्किल को बता देंगे। बस ये वकालत का अर्थ रखा गया है, ठीक है। अपनी तरफ तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। टीपीए जैसे कहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है तो उसका अनुप्रमाणन होगा, उसका अटेस्टेशन होगा, और जो अटेस्टिंग विटनेस है वो जब तक इस बात का दावा न कर दें कि संपूर्ण संव्यवहार में वे सभी पक्षकारों को जानते थे, ठीक है, तब तक उनके बारे में सिर्फ इतना माना जाएगा कि जो पक्षकार थे उनके हस्ताक्षर उनके सामने हुए थे। वे पक्षकार वे ही थे जो वे होना बताते थे। इसकी गारंटी अनुप्रमाणित साक्ष्यों की नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ सिग्नेचर होने के तथ्य को वो अनुप्रमाणित करेंगे या वो ये दावा कर दें कि हम सबको जानते थे, तब बात अलग हो जाएगी। हमारी कोर्ट में एक बेल पेश, आरोप ये कि ये अटेस्टिंग विटनेस है, मतलब जो बेल मांग रहा है वो अटेस्टिंग विटनेस है। हमारा तर्क ये था कि साहब इस विक्रय पत्र को जिसके द्वारा निष्पादित कहा जाता है, ठीक है, वो विक्रय पत्र के निष्पादन के दिनांक से 7 साल पहले मर चुका था और विक्रेता के तौर पर जिसको खड़ा किया गया वो दूसरा आदमी था और उसने अन्य व्यक्ति बनकर ये विक्रय पत्र निष्पादित किया और ये अटेस्टिंग विटनेस है। और संव्यवहार से साहब ये पता लग रहा है, एविडेंस कलेक्ट इस बात का है कि इन्होंने दावा किया ये पक्षकारों को जानते हैं, इसलिए ये षड्यंत्र में शामिल है, इनकी बेल निरस्त कर दी है। तो कायदा तो ये कहता है कि बचाव पक्ष ये कहे कि नहीं साहब ये झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं, ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है, हम सिर्फ अटेस्टिंग विटनेस हैं और साहब हमने सिग्नेचर बनाए हैं, ठीक है। ये तो नहीं कहा गया कि जो विक्रय पत्र है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो विक्रय पत्र अपने में जेन्युइन है, वो इस कारण फोर्ज माना गया कि एक फर्जी विक्रेता खड़ा हो गया, तो विक्रेता को हम जानने का दावा थोड़ी कर रहे हैं, इसलिए हम निर्दोष हैं, ये कहना चाहिए। वो क्या बता रहे हैं, हम तो साहब कचहरी गए थे, हमारे दोस्त थे कई वकील, उन्होंने कहा कि दस्तखत कर दो साहब, हमने कर दिया। अब ये आप डिफेंस लॉयर के तौर पर आर्गुमेंट कर रहे हैं, ऊपर से आपकी अपेक्षा यह है कि आपको फीस भी मिलनी चाहिए, ठीक है। ऊपर से आपकी अपेक्षा क्या है कि आपको फीस भी मिलनी चाहिए, जबकि इस पर तो आपका बैंड छीन लिया जाना चाहिए, ठीक है। इस बहस पर ये तो अगर ये लिख दिया जाए तो आपने एडमिट कर लिया है, ठीक है। कन्फेशन नहीं है क्योंकि कन्फेशन तो वही करेगा, उसने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन एडमिशन है ये, क्योंकि स्वीकृतियां कौन कर सकता है ये भी उन्हें नहीं मालूम है कि स्वीकृतियां कौन कर सकता है। पक्षकार उनके अभिकर्ता लिखा है सेक्शन 17 में ये एडमिशन है। और हुआ क्या होगा, वो वकील ने यही बताया होगा, यही उनने वहां वकीलों के कपड़े पहनकर बता दिया कि अदालत को, ठीक है। तो नॉर्मली तो स्थिति ये है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आप खूब समझ रहे हैं कि 80% वकील भी आपको निवारक निरोध में भी जमानत कराते मिल जाएंगे, लेकिन जमानत नहीं होगी निवारक निरोध में, ठीक है। या तो निवारक निरोध खत्म होगा इस आधार पर कि निवारक निरोध में व्यक्ति को नहीं रखा जाना चाहिए था, या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि जितने समय का निवारक निरोध बता रही होगी उतने समय आप निवारक निरोध में रहेंगे।
और अगर यह पाया गया कि आपको निवारक निरोध में रखे जाने की जरूरत नहीं थी, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो जिसने निवारक निरोध में रखा वो स्वयं इस बात को मान ले अपनी गलती और आपको छोड़ दे, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको कहां जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और नॉर्मली तब जो रिट जारी होगी वो कौन सी होगी? हैबियस कॉर्पस, और तब आप छूटेंगे। जमानत नहीं होती है, क्योंकि जमानत कहां होती है? सीआरपीसी में या बीएनएस में या उस विधि में जो आपको दंडिक अपराध, ठीक है, या अपराध करने के आरोप पर निरुद्ध करने का निर्देश देती है। उस विधि में जमानत होती है, निवारक निरोध में कोई जमानत नहीं होती। ठीक है, ये यहां से खूब निकल आता है। ठीक है, बाकी शेष निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति के क्या अधिकार हैं और कैसे एक्सरसाइज होते हैं, इस पर चर्चा कल करेंगे। देखें।